नमस्कार। सभी किसान भाई बहनों को कार्यक्रम का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन धीरे धीरे हो रहा है। हमारे प्रदेश में भी प्री मानसून की वर्षा लगभग अनेक जिलों में हो चुकी है। हमारे किसान भाई भी मानसून की जो आशीष की बौछारें हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ जिलों में मानसून की जो आशीष की बौछारें हैं वो पड़ भी चुकी हैं। कुछ ज़िलों में हमारे प्रदेश के जो किसान भाई हैं सोयाबीन की बोनी शुरू कर दी है। कुछ लोग बुवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन का काम कर रहे हैं उन्हें वर्षा ऋतु में कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम खास तौर से इसी संबंध में आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर पीके शर्मा साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ एक सफल किसान भी हैं गगन विश्वकर्मा, आप दहोटी गांव जिला सीहोर के रहने वाले हैं, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से आपसे जानना चाहूँगा कि वर्षा ऋतु में हमारे जो किसान भाई हैं जो पशुपालन का काम करते हैं, लगभग सभी किसान करते हैं, एक दो गाय भैंस तो रखते ही हैं, कुछ लोग डेयरी का काम भी करते हैं, तो क्या खास तैयारी करना चाहिए? देखिए, वर्षा ऋतु में प्रमुख हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर। उनमें सबसे पहले तो बात आती है कि जो गौशाला का जो है उचित प्रबंधन, वर्षा ऋतु में किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हम हमारी गौशाला में जो वर्षा ऋतु का पानी है वो हमारे पशुओं के सीधे संपर्क में ना आए। दूसरी, उसका जो हमारी गौशाला कच्ची हो अथवा पक्की, उसका जो छत के ऊपर ढलान है वो माने वर्षा ऋतु का पानी गौशाला के अंदर ना आए। तो इस तरह से उनकी छत का जो देखभाल कर लें। और यदि वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु में जिन किसान भाइयों ने, उसमें कई बार क्या होता है कि विस्मृति भी हो जाती है। कई बार किसान जो है अभी खेती किसानी के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें देखरेख में लगे हुए हैं, तो जिन किसान भाइयों ने ग्रीष्म ऋतु से जो गर्म हवाओं से बचने के लिए टाट पट्टी बारदाना बांध के रखा था उनको हटा दें और उसकी जगह जो है वर्षा का जो पानी, जो खिड़की हैं, रोशनदान है, उनसे सीधा ना आए, उसके लिए बचाव के लिए कुछ भी आप प्लास्टिक का या जो ढालान है ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं ताकि वर्षा ऋतु का पानी गौशाला के अंदर जो है ना आ पाए और हमारे जो पशु हैं वो सूखे उसमें रह सकें। साथ ही साथ एक बात और है कि उसमें जहां आपने चरण है, जो गौशाला की जो मुख्य चरण है, जहां पर स्टैंडिंग स्पेस जिसको बोलते हैं, पशु खड़ा रहता है, उसमें ढाल अवश्य होना चाहिए। यदि जिन किसान भाइयों को गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वर्षा ऋतु में माने गौशाला की सुधार कार्य, तो उसमें ढाल का विशेष ख्याल रखें। जहां पशु खड़ा रहता है तो मुंह से पीछे की ओर जो है उसका हल्का सा ढालान होना चाहिए ताकि जब जो मूत्र त्याग करते हैं हमारे पशु तो वो नाली के माध्यम से वो आपके गड्ढे में, जहां आपने मूत्र विसर्जन के बाद जब मूत्र एकत्रित होता है तो वो बहकर नालियों के माध्यम से जो है उस नाद तक, वहां जो आपने गड्ढा बनाया वहां तक पहुंच जाए। बिल्कुल। किसान भाइयों, जो किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं उन्हें एक खास बात ध्यान रखना चाहिए कि अपने पशुओं की आवास की उचित व्यवस्था करना चाहिए। जैसे पानी का जो मूत्र होता है वो ठीक से निकल जाए, पीने के पानी की व्यवस्था भी ठीक हो, पानी ना गिरे। अगर आपके पशु भीगते हैं तो अनेक बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं और आप तो जानते हैं काफ़ी महंगी गाय भैंस भी 40-50 हज़ार से कम कोई अच्छी नहीं मिलती। भैंस 60-70-80 हज़ार 1 लाख की मिलती है, तो पैसा भी ज़्यादा लगे और बीमार भी हो जाए। हमारे साथ किसान हैं, उनसे भी पूछते हैं। गगन जी, आप बताएं कि आपके पास क्या पशु हैं, कितने पशु हैं, क्या उपयोग है उनका? सर, मेरे पास पशु 4 गैया 2 भैंस हैं। तो क्या दूध की दृष्टि से उनका क्या फ़ायदा है? खेतीबाड़ी में पशुओं से क्या क्या लाभ होते हैं, बताएं। हाँ सर, खेतीबाड़ी में भी और जो किसान की आर्थिक आय है उसमें भी उससे फ़ायदा होता है। हाँ, बताएं कैसे? उससे डेयरी के माध्यम से और खेती में भी जो खाद वगैरह उसमें फ़ायदा होता है मवेशी से। मतलब पूरा काम खाद वगैरह का वो पशु से ही हो जाता है खेती में।
उससे उर्वरक क्षमता बढ़ती है जमीन की, ये रहता है, पैदावार अच्छी होती है। पैदावार अच्छी होती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाहर का अपन जो खाद डालते हैं, रासायनिक खाद, उनकी वो डालना नहीं पड़ता? हाँ, वो नहीं डालना पड़ता, उससे नुकसान है ज़मीन में। अच्छा। वो उससे खराब हो रही है ज़मीन। एक तो खरपतवार में अपन ज़मीन में दवाइयाँ वगैरह डालते रहते हैं, और खाद भी जैविक छोड़ो, अब तो रासायनिक डालने लग गए सब, तो उससे भी दिक्कत होती है। क्या डालना चाहिए वैसे आपको? वैसे तो अपने को यही डालना चाहिए, घोड़े का खाद। लेकिन क्या है कि आजकल लोगों ने ऐसे हो गए हैं कि बस वो बाहर से ला के और वो रासायनिक डाल रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पशुओं के लिए रहने के लिए अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। हाँ। आपने कैसी व्यवस्था की, बताइए। हाँ, यही कि वो उन्होंने सही बोला। हाँ। कि ऊपर से भी पानी अगर मवेशी के ऊपर गिरेगा, हाँ। तो भी उसको समस्या है, और नीचे भी उसके पास भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो गोबर या मूत्र वगैरह कुछ भी करे तो वो उसके पास भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपने अपने गौशाला में क्या व्यवस्था की है? गौशाला में ऊपर भी छत है, हाँ। और नीचे भी कंक्रीट है। अच्छा। गाय भैंसों के पास हाँ। दोनों तरफ, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ पक्का है। तो ये पशुपालक जो हमारे किसान भाई हैं, कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि सबसे पहले जिस प्रकार हम अपने आवास के लिए ध्यान रखते हैं, हर तरह की सुविधा का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हम अपने पशुओं के लिए भी ऐसा ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, आवास के साथ साथ और महत्वपूर्ण कौन सी बात है, जैसे चारे की, तो चारे का भंडारण करें या हरे चारे खिलाने के पहले क्या ध्यान रखें? देखिए, वर्षा ऋतु में होता क्या है कि जैसे जो प्रथम घास उगती है, मतलब जिसको हमारे पशुपालक किसान भाई गांव में लुपी बोलते हैं, तो लुपी घास को जो है खिलाएं, लेकिन उसकी एक अवस्था विशेष होती है जब वो जमीन से कम 5 से 6 इंच की हो जाए, मतलब वो पशु के जो है दांत में जो जब वो चरते हैं, चरने को जाते हैं, उस घास को काटते हैं, तो घास के साथ जब वो छोटी अवस्था में यदि आप उसको खुला वैसे ही छोड़ दोगे, पशु उसके संपर्क में आएगा, तो उस घास के काटने के चक्कर में उसकी मिट्टी भी उसमें आ जाती है। तो मिट्टी में क्या होता है, कई प्रकार के रोगाणु जो है होते हैं, और उससे क्या है कि किसान भाइयों ने देखा होगा कि जैसे ही हमारे पशु उस प्रथम घास को खाते हैं, मतलब लुपी को खाते हैं, तो मिट्टी आ जाने के कारण हमारे पशुओं को जो है दस्त लगने लगते हैं, और ये उनकी अपचन की स्थिति बन जाती है। साथ ही साथ मतलब देखिए, दस्त में होता क्या है कि एक तो स्वास्थ्य भी गिरता है पशु का, और सीधा सीधा उसके उत्पादन पर भी उसका असर जाएगा। जब पशु दस्त करेगा, जो खाएगा पिएगा पूरे शरीर को नहीं लगेगा, तो उससे शरीर भी क्षीण होगा, और ऐसे में जो है पशु की जो है प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है। अच्छा। तो कुल मिलाकर मैं मतलब यही बात कहना चाहूंगा कि जब प्रथम जो घास जब उगती है, एकदम छोटी छोटी रहती है, उस घास को नहीं खिलाना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें किसान भाई। डॉक्टर साहब, लगभग कितनी उम्र होना चाहिए घास के? जैसे तो आप गांव में देखते हैं बीड़ होती है, मतलब चारा घाह होते हैं, वहाँ अपने पशुओं को किसान भाई चराने ले जाते हैं। तो कितने दिन का होना चाहिए, या उसकी क्या ऊंचाई होना चाहिए घास की? ऊंचाई मैंने बताई कि उसकी इतनी ऊंचाई हो जाए कि वो काटने योग्य, मतलब दांत में मिट्टी ना आ पाए। हाँ। जब उसकी प्रारंभिक अवस्था में जब घास छोटी होती है 1-1.5 इंच की, तो निश्चित रूप से जब जानवर अपने दांत से काटते हैं, तो घास के साथ साथ मिट्टी भी आ जाती है। तो कम से कम 5 से 6 इंच की जो है उसकी जमीन से ऊंचाई हो जाए, तो फिर घास ही घास आएगी, मिट्टी उसके साथ नहीं आएगी। वो तो सर ये बात रही। 8 से 10 दिन में हो जाती है जी। इतनी बड़ी, जो मवेशी चरने जाते हैं ना जंगल में, हाँ, तो 8 से 10 रोज में इतनी बड़ी घास हो जाती है कि उनके मुंह में आराम से आ जाती है वो। अच्छा अच्छा। हाँ। और वो सही बोला डॉक्टर साहब ने। बोले गगन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछ लें डॉक्टर साहब से। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी वो खुरी रोग आता है सर, उसके लिए क्या करें? हाँ, उसके जो है बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि देखिए, कुछ 2-3 प्रकार की जो है संक्रामक बीमारियां होती हैं, और उनमें से जैसे जो वर्षा ऋतु जन्य जो रोग हैं, उनमें एक तो गलघोटू नाम की बीमारी है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसमें गले में स्वेलिंग आ जाती है, और मतलब नथनों से जो है डिस्चार्ज आता है। उसके जो प्रमुख लक्षण हैं वह मैं आपके लिए बता रहा हूं, और शरीर का तापमान काफ़ी
बढ़ जाता है, 104 से 105 डिग्री तक पहुंच जाता है और पशु अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है और थोड़ी ही देर में माने पशु जो है खाना छोड़ देता है और सांस लेने में उसको घुटन पूरी तरह से असहाय अपने को पाता है। और जैसा ये नाम जिसका बीमारी का बता रहा है कि गलघोटू, मतलब दम घुटने के कारण पशु की मृत्यु होती है। तो इसके जो जैसा ही माने इसके गले पे, गर्दन पे, मुंह पे थोड़ी थोड़ी सूजन आने लगे तो आप समझ जाएं कि ये निश्चित रूप से गलघोटू नाम की बीमारी ही हमारे पशु को हुई है। और तुरंत आप जो है इसमें जरा सी भी कोताही ना बरतें या अपने देसी उपचार में आप ना उलझें। ये संक्रामक रोग है और बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि ये भयावह बीमारी है। निश्चित रूप से आप योग्य पशु चिकित्सक की सलाह लेना ना भूलें। और इसकी जो है 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। प्रथम अवस्था जो इसके जो प्रारंभिक जो लक्षण है उसमें पशु नाक मतलब आप समझ रहे हैं नथनों को समेटता है, मतलब श्वास लेने में बेचैनी उसको शुरू होती है। हाँ। और गर्दन नीचे झुकाएगा, थोड़ी सी जीभ लार बहती है। तो आप बिल्कुल ये जब लक्षण देखें तो तुरंत आप इसका उपचार कराएं। मध्य चरण में जो है पशु बहुत वैसी स्थिति में पहुंच जाता है कि श्वास भी ठीक से नहीं ले पाता और अंतिम चरण जिसको बोलते हैं इसमें तो पशु पूरी तरह से असहाय हो जाता है और मृत्यु के अत्यंत बिल्कुल निकट पहुंच जाता है और ये जानलेवा है। तो मैं समझाइश के तौर पर आपसे एक बात कहूंगा कि आप जैसे ही इसको लक्षण आप देखें तो तुरंत चिकित्सक को बुलाएं। किसान भाइयों, समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से और जानेंगे पशुओं के बारे में जानकारी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर PK शर्मा साहब और हमारे साथ हैं गगन जी विश्वकर्मा। डॉक्टर साहब, वर्षा ऋतु में इसके पहले बचाव का कोई उपाय हो तो बताओ। हाँ, देखिए आप जो है ये सीधा मैं इसकी बीमारी की बात करने लगा। हाँ, इस समय वो समय चल रहा है जब इनके रोग प्रतिरोधक टीके जो है पशुओं को लगाए जाते हैं। तो ये जो बीमारी गलघोटू नाम की बीमारी है, इस समय इसका टीकाकरण का कार्य चल रहा है। जिन किसान भाइयों ने अभी अपने पशुओं में टीके नहीं लगवाए हैं तो टीका अवश्य लगवा लें। और साथ ही साथ एक दूसरी बीमारी और है, एक टंगिया रोग, चुरका नाम की, जगह जगह इसके लंगड़ी भी बोलते हैं। ये जो बीमारी है यह भी पशुओं में इसी समय में होती है, तो इसका टीका भी हमारे किसान भाई अवश्य लगाएं। और जो जैसे मेरे जो साथी पशुपालक बंधु किसान, इनने जो एक प्रश्न मेरे से रखा था कि जो खुरपका मुंहपका रोग, ये वो समय है। इस समय खुरपका मुंहपका रोग का भी टीकाकरण का समय है, उसको भी आप अवश्य कराएं किसान भाई। ये जो बीमारी है इसमें वायरस माने विषाणु जनित रोग है और ये हवा के द्वारा फैलती है। और इसमें हमारे जो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर क्षीण हो जाएगा, हमारे पशु का जो है दुग्धोत्पादन नीचे चला जाएगा और इसकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इस तरह से
यदि हम इन रोगों के टीकाकरण करा लेंगे तो हम इससे पूरी तरह से हमारे पशु को स्वस्थ रख पाएंगे। तो किसान भाइयों, खास बात ध्यान रखें, वर्षा ऋतु में न केवल मनुष्य, पशुओं में भी बीमारियों का आक्रमण होता है। जैसे पशु बरसात में भीग गए तो उसके तत्काल बाद अगर कोई लक्षण दिखते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं गल घोंटू के, तो तत्काल आपके समीप के जो पशु चिकित्सालय वहाँ जाएं और डॉक्टर को बताएं। और टीकाकरण तो आप पहले ही करा लें। हम डॉक्टर साहब से बाद में पूछेंगे कि टीकाकरण जिन किसान भाइयों ने नहीं करवाया है, पशुपालक भाइयों ने, तो आप करा सकते हैं। लेकिन इसके पहले गगन जी से पूछते हैं। गगन जी, आप बताइए कि टीकाकरण आप कब कब कराते हैं, कैसे कराते हैं, कहाँ ले जाते हैं? सर टीकाकरण जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला वो टीकाकरण हो गया। खुरपका, मुँहपका का भी करवा लिया और थनेला का भी करवा लिया। उसका बारिश से पहले ही होता है। तैयार हो गया। हाँ। उसका मतलब इसी टाइम करवाया हमने 2-4-8 रोज पहले। ये टीके लगवाने बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया आप काम करते हैं। तो जो चारा है आप इसका कब स्टोर भी करते हैं, भंडारण भी करते हैं, जैसे सूखा चारा? हाँ, सूखे चारे का करते हैं ना सर। जी। तो क्या है, उसको ढक कर रखते हैं, उसके लिए भी कोई आवास की व्यवस्था करते हैं? हाँ सर, उसे इकट्ठा करके या तो उसे ढक के रखते हैं पल्ली वगैरह से, या फिर उसके लिए अपन ने अलग घर बना रखा है, अपन उसमें रखते हैं उसे। अच्छा। हाँ, ताकि वो उसमें थोड़ा सा भी पानी लगेगा तो वो खराब हो जाएगा, फिर उसे मवेशी नहीं खाएंगे। और अगर कच्ची जगह में रख दें तो उसमें जो उंदरे छछुंदरियाँ होती है वो मट्टी निकाल देती है, तो वो मट्टी उसमें मिक्स हो जाती है। अब वो जब अपन सांदी के लिए मवेशी को खिलाने के लिए गीला करते हैं ना उसे, तो वो उसमें मिक्स हो जाती है, वो खाते नहीं है वो। चारे का ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान अवश्य। बिल्कुल। किसान भाइयों, गगन जी ये बता रहे हैं कि अगर आपने जो सूखा चारा अपने घर पे भंडारण किया, उसका अगर भीग गया तो वो पशु के खाने योग्य नहीं होता। दूसरी बात, जहाँ भूसा रखते हैं वहाँ चूहों का आतंक रहता है, चूहा मिट्टी में ला देते हैं। तो ध्यान रखें, चूहों का कोई दवा इत्यादि रखें या चूहों को दूर रखें। तो जो मिट्टी मिल जाती है भूसे में, उसको नहीं खिलाएं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसी प्रकार स्वच्छ आपकी गौशाला रहेगी तो पशु भी स्वस्थ रहेगा। इस बारे में बताएं डॉक्टर साहब। देखिए, अभी पूर्व में भी इस गौशाला की साफ सफाई के बारे में बताया गया है, पर मलमूत्र जो है एकत्रित ना होने दें, उसका उचित प्रबंधन करें। जल निकास की जो व्यवस्था है मूत्र आदि की, वो बिल्कुल बनाए रखें। इसमें क्या होगा, यदि गौशाला के नियमित साफ सफाई नहीं होगी तो उसमें जो है परजीवी पनपेंगे, जो किल्लियों की वृद्धि हो जाती, चीचड़ी जिनको बोलते हैं, ये जो कुछ विशेष प्रकार की जैसे जो टिक्स होते हैं, हमारी किल्लियाँ हैं, इनमें जो परजीवी जनित रोग जिनको हम कहेंगे प्रोटोजोन डिजीज, वो होने का बिल्कुल खतरा पूरी तरह से मंडराता रहता है। तो किल्लियों को हम जो है छोटे उसमें ना लें। सबसे पहली बात तो ये है कि किल्ली खून निरंतर चूसती रहती है और हमारे पशु को जो है तनाव भी पैदा होता है। हमारे शरीर में यदि धोखे से एक किल्ली शरीर में आ जाए तो जब तक हम उस किल्ली को निकाल नहीं फेंकेंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। हमने ये कभी कल्पना नहीं करी होगी, या किसान भाई करते भी हैं, ऐसा नहीं है। आजकल हमारे किसान भाई बहुत सूझबूझ रखते हैं, मतलब इन सब चीज़ों से बहुत अवेयरनेस बढ़ी है और किल्लियाँ नहीं होने देते। लेकिन यदि किल्ली धोखे से भी रह जाती हैं तो इनसे जो परजीवी जनित जो रोग हैं, प्रोटोजोन डिजीज हैं, वो हो जाती हैं। किल्लियाँ जो है बेबेसियोसिस नाम की, किसान भाइयों ने एक बीमारी सुनी होगी, जिसमें पशु लाल रंग की पेशाब करता है और उसमें जो है पशु के शरीर से जो हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो फटने लगती हैं और किडनी के माध्यम से जो है हमने देखा है कि हमारे किसान भाई बिल्कुल एकदम घबरा जाते हैं। तो इस प्रकार घबराने की बात भी है। तो इस प्रकार की यदि बीमारी होती है तो निश्चित रूप से किसान भाई योग पशु चिकित्सक की सलाह लेना ना भूलें, इसका तुरंत उपचार करवाएं। और भी जैसे एक जो थाइलेरिया नाम की बीमारी भी इससे होती है, उसमें भी पशु को जो है 107 से 108 डिग्री तक बुखार उसको बना रहता है और साधारण उपचार से वो ठीक नहीं होता। तो इस तरह से मतलब मैं तो ये कहूँगा कि किल्ली लगी ही क्यों रहें।
तो इसके लिए माने कि इसके लिए प्रमुख कुछ पेटेंट दवाएं आती हैं, सर, वो आप मैं पशु ये- चिकित्सक की सहायता जी से। मैं गगन जी यही कुछ जानना चाह रहे हैं आपसे, पूछिए गगन जी। सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अपन दूध देते हुए मवेशी को अगर अपन किल्ली का इंजेक्शन लगवाते हैं तो सर उसमें दूध में कमी आ जाती है, उसका कोई उपाय है सर? मतलब ऐसी दवाई हो कि उसमें दिक्कत नहीं हो। नहीं, ऐसी सोच माने पशुपालक ने बना ली है, किंतु ऐसा होता नहीं है। आंशिक रूप से फर्क उसका पड़ सकता है थोड़ा बहुत, कि उसकी जो मेटाबॉलिज्म है छोटी छोटी, मतलब जिसको कहें ना के बराबर उसका असर आएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे इस प्रकार के इंजेक्शन लगाने से दूध का जो ग्राफ है या उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। प्रभावित तो उसकी लगे रहने पर हो रही, किल्ली जब शरीर में लगी रहेगी, उसका निरंतर खून चूसती रहेगी, उसको जानवर को तनाव पैदा करती रहेगी, तो उससे पशु जो है कई बार क्या रगड़ते हैं, घिसते हैं और कहीं सिर को मारेंगे, इस प्रकार के लक्षण कई देखने में आते हैं। तो शरीर में हमारे जो किल्ली लगी रहे तो तनाव के होते वो पूरी तरह से अपना भोजन भी नहीं ले पाते, जो खुराक उनको लेनी होती है। और इस प्रकार की जो किल्ली जनित जो रोग हैं, बहुत भयावह बीमारियां हो जाती हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि डरने की बात नहीं है। किल्ली का इंजेक्शन, किल्ली की जो दवा है वो अवश्य पशु को खिलाएं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, बात स्वच्छता पे चल रही है। स्वच्छता से अनेक बीमारी जिस प्रकार मनुष्यों की होती है स्वच्छता के अभाव में, उससे कहीं ज़्यादा पशुओं में होती है। वो बरसात में खास तौर से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। गगन जी, उसके लिए आपको किल्ली मिलने के लिए आप कोई उपाय करते हैं अपनी गौशाला में? सर उसके लिए सबसे मेन उपाय यही है कि साफ सफाई का ध्यान रखें। जो सूखा चारा जिसे भूसा बोलते हैं अपन, वो अगर अपन मवेशियों के करीब रखेंगे तो उसमें क्या है, बारिश के टाइम में थोड़ा बहुत भी पानी लगता है तो उसमें ये किल्ली वगैरह ये पड़ने लगती है, उसमें भी डॉक्टर साहब, वही मवेशी के पास आती है। डॉक्टर साहब, एक बात छूट रही है कि जो नवजात बछड़े हैं बरसात में, उनकी भी देखभाल बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे जो नवजात हैं, जो यही भविष्य, यदि एक छोटी बछिया है, यही भविष्य की गाय है, तो इसका भी पालन पोषण, इसका उचित प्रबंधन बहुत, यानी इसकी रेयरिंग जो है, इनका रख रखाव, इनका पालन पोषण जो है अलग से किया जाता है। जो ब्रीडर, बड़े बड़े ब्रीडर लोग हैं या छोटे पशुपालक या बड़े पशुपालक, बड़े पैमाने पर करने वाले, सभी के लिए ये मैं आवश्यक मेरी सलाह देना चाहूंगा कि उनको एक तो ये है कि वर्षा ऋतु में सूखे स्थान पर उनको रखें यथा हर संभव उनको, और उनको वर्षा के सीधे संपर्क में उनको ना आने दें, ठंड से बचाएं। कई बार कपनी उनको भीग जाते हैं, तो उनको ये है। दूसरी बात क्या होती है, जो हमारे नवजात छोटे जो बछड़े होते हैं, पाड़ा पाड़ी या बछड़ा बछड़ी, तो उनकी एक आदत होती है चाटने की। कई बार वो गौशाला के खनोटे को, गिरमा को, कपड़े को या जो भी वस्तु उनको मिलेगी उसको वो चाटते हैं। तो जाने अनजाने में चाटने में उनके पास जो रोगाणु पेट में चले जाएंगे और उससे उनको दस्त की समस्या जो है शुरू हो जाती है। तो दस्त छोटे उनको दस्त से निश्चित रूप से यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी दस्त की समस्याएं भी बहुत चल रही है, छोटे पशुओं को भी, बड़े को भी, बछड़े बछड़ी को भी है और बड़े को भी है अभी इस टाइम। ये ऐसा तो मूल कारण है। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं हमारे गांव में रहने वाले पशुपालक युवा किसान कितने जागरूक है, बताएं। देखिए, आपने भी बीच में मुझे टोका या मेरे को और स्मरण दिलाया, इसमें बिल्कुल सही है। छोटों के साथ साथ बड़े भी सम्मिलित हैं। क्या होता है कि हमारे ग्रेजिंग के लिए हम वैसे ही हमारे पशुओं को कई बार क्या है अपने गौशाला के बाहर छोड़ देते हैं। चरण की जो जगह होती है भूमि, वहां पर क्या होता है कि जाने अनजाने में कई अशुद्धियां जो है, जैसे प्रथम घास है जो लुपी हुई, इसके घास के लोभ में जो है वो मिट्टी को भी अपने अंदर पेट में ले जाते हैं अनजाने में, तो उससे उनको ये दस्तों की समस्याएं हो जाती हैं। और कई बार जो वर्षा ऋतु का जो पानी खेतों से या नालों से बह के कहीं छोटे छोटे जो अपने जो तालाब हैं या पोखर हैं, गड्ढे हैं, उनमें रुक जाता है, और उस पानी को यदि हमारे पशु पीते हैं तो वर्षा ऋतु का पानी में कई अशुद्धियां रहती हैं, उसमें कई रोगाणु रहते हैं। ऐसे पानी को यदि वो पीते हैं तो उनको दस्त की समस्या
शुरू हो जाती है। तो इस दस्त की समस्या को छोटे में बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए, इसको विधिवत इसका उपचार कराएं, दवाएं लें। और हमारे जो नवजात हैं उनके लिए उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उनको तुरंत दस्त की दवा देना ना भूलें बिल्कुल। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसकी दस्त की इस प्रकार की जो छोटी मोटी दवाएं हैं, आप पशुपालक अपने घर में पशु चिकित्सक से पूछ के घर में रख लें, और जैसी दस्त देखते हैं तो उनको तुरंत दे दें, तो उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा, शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। जी जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं और जो डेयरी का भी काम करते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। गगन जी, आप अपने गांव से आए, अपने अनुभव हमें बताए, डॉक्टर साहब से आपने अपनी बातें पूछी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, खेती बाड़ी और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है। बरसात का मौसम लगभग शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जो पशुओं का खास ध्यान रखना चाहिए, आवास का ध्यान रखना चाहिए, चारे का ध्यान रखना चाहिए, पानी पीने का ध्यान रखना चाहिए। और ख़ास बात तो यह है कि समय समय पे हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।